हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 8 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस प्ले लिस्ट में जाइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल बैच बना हुआ है, वहां से जो भी वीडियो नंबर सिस्टम का या उसमें जो प्ले लिस्ट में है जो भी वीडियो आप लोगों को नहीं समझ में आया है, वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर हमारी पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और आज वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चैनल जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पर जो नए स्टूडेंट आए हैं, जो नए दोस्त आए हैं, उनका मोस्ट वेलकम। वो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन या जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीख रहे थे किसी भी संख्याओं की, चाहे वो वर्ग की बात हो, प्राकृत संख्या की बात हो, घनों की बात हो, विषम की बात हो, सम की बात हो, या किसी संख्या के किसी संख्या के बीच के संख्या का योग निकालना हो, वो उन सभी हम प्रश्नों को हम कल डिस्कस किए हैं, यानी इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो उसके आगे हम आज प्रश्न करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब आज का प्रश्न हमारा पहला ये है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। ध्यान से देखना, कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, ठीक है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है और प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ऐसा आपसे बोलेगा, और ये जो पैटर्न होता है दोस्तों, वो होता है एसएससी पैटर्न, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, संख्या आपको कितनी दी हुई है भाई, 20 सम संख्या आपको दी हुई है। अब 20 सम संख्या में दोस्तों उसमें आधी विषम भी होगी, आधी सम है। तो विषम, अब आधी सम होगी तो आधी सम संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे जब ये 20 है तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, तो सम संख्या उसमें कितनी होगी, 10 होगी। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि 10 ये कहाँ से आया, तो आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि अंतिम वाले संख्या को भाग 2 से दे दो। अंतिम संख्या कितनी है, 20 है, 20 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, n की वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए, सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, 2n+1, 2n+1 अपॉन में क्या, 3। क्या ज्ञात करते हैं, 3। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, 2n n+1 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 3। तो 2 है यहाँ पे और ये है n। 10 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पे 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा, 10 दूना 20 में 1 जोड़ेंगे 21 होगा, और यहाँ पे बट्टे में 3, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा, 11 दूना 22 यानी 220, 220 को 7 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 7 0 0, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। आंसर हमारा क्या बनेगा, 1540, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये 10 कैसे है आप लोगों को पता हो गया होगा। अगर कल को मान लो यहाँ पे दे दे प्रथम 50 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि उसमें आधी ही सम होगी, और आधी सम कितनी होगी, 25। n की वैल्यू 25 मिलेगी आपको, यहाँ पे फिर n की वैल्यू जो है 25 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पे बात को अच्छे से क्लियर करते चलना, समझना, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान से देखना, वर्गों का योग दिया हुआ है 1325 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इसका मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता, इससे इजी तरीका और कुछ भी नहीं। क्या कह रहा है? 3 लगातार ना भाई, 3 लगातार संख्या कितना है, वर्गों का योग कितना है 1325 है। तो जितनी संख्या हो और यहाँ पे जितने लगातार में बोले बस उसी से उसको क्या कर दो, भाग दे दो। क्या दे दो? भाग दे दो। अब कल को मान लो बोल दे 5 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कुछ हो, तो जो संख्या दी हुई हो उसको आप 5 से भाग देंगे। कल को 6 आ गया तो आप 6 से भाग देंगे, 7 आ गया 7 से भाग देंगे। यानी जितनी लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बोले उसको आप क्या करेंगे, उसी संख्या से उसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, एक बचा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 3 एकड़ 9 3। बस छोड़ दीजिए यहीं पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1323 होगा ताकि वैल्यू वो जो आपको वैल्यू देगा वो पूरी तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना है, वर्गों का योग 1323 है। तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, एक बचा 3 चौक 12, 3 को 1 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या आया है, ये वो संख्या आई हुई है, सिर्फ संख्या आई है 441। लेकिन हमसे तो ये बोला है कि वर्गों का योग है, ये तो वर्गों का योग दिया हुआ था। तो ये किसका वर्ग है, ये किसका एक परफेक्ट रूट स्क्वायर बनेगा, वो बनेगा 41 का। 41 का होता है कि नहीं, 21 का होता है कि नहीं, 21 को अगर 2 बार गुणा करेंगे 441 ही आएगा, इतना ही आएगा। अब ये क्या होगा, स्क्वायर हो गया। अब ये जो आया है ना दोस्तों, ये मिड नंबर है, क्या है, बीच की संख्या। 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22, 21 के पहले क्या आता है 20। क्या हो गया, 20 21 22। सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या 22 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पूछता, सबसे छोटी संख्या हमारी 20 होती। तो आंसर हमारा क्या होगा भाई, आंसर हमारा हो जाएगा 22, 22 होगा। समझ में आई बात, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर प्रश्न में हमसे सिर्फ इतना पूछा होता कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, बात को समझना, वर्ग नहीं दिया होता, ऐसा पूछा 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 1323 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या करते, इसको कैलकुलेट करते 441 आता। ये जो 441 आएगा हमेशा, यानी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से जो संख्या आएगी हमेशा मिड का नंबर होगा। और हमसे पूछता है यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी 400, यहाँ पे 41 के बाद 442 आएगा और उसके बाद पहले 440। तो सबसे बड़ी पूछता तो हम बताते 442, सबसे छोटी पूछता तो 440 बताते। बात समझ में आई क्या? लेकिन हमसे इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज, बोला वर्गों का योग दिया हुआ है आपको इतना, तो ये किसी ना किसी का एक परफेक्ट रूट स्क्वायर होगा, तो वो किसका होता है, 21 का होता है। 21 21 में 441 होता है। तो ये जो आया है 21 जो है 21, ये मिड का नंबर होगा। 21 के बाद 22 आता है, 21 के पहले 20 आता है। तो ये क्या हो गया, ये 3 क्रमागत हो गए ना, 3 लगातार प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो है, गिनती जो होती है प्राकृत संख्याएं होती हैं। 20 21 22, बड़ी संख्या पूछा 22 हुआ, छोटी संख्या पूछता 20 होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 625 है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि जब भी इस प्रकार से प्रश्न बनता है, 5 लगातार, 6 लगातार, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कुछ है, या वर्गों का योग कुछ है, या घनों का योग कुछ है, तो उसको आप लोगों को करना क्या है, डायरेक्ट मैंने ट्रिक बताया, जो संख्या दी हुई है, जो संख्या दी हुई है 625 आपको दिया हुआ है, जितनी संख्या बोले लगातार में उसी से क्या कर दो, उसको भाग दे दो। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा, 125 आएगा। अब ये जो 125 आया है भाई, ये क्या आया है, ये मिड का नंबर आया है। ठीक है, तो 125 के बाद क्या आएगा, 126 आएगा। 125 के पहले क्या आएगा, 124 आएगा।
तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 124 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलता तो हमारा 126 होता, क्योंकि ये क्या है, लगातार में है, 124, 125, 126। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 लगातार सम संख्याओं का योग 30 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों 330 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि जो संख्याओं का योग दिया हो, मैंने एक ट्रिक बताया था यहाँ पे, जो संख्याओं का योग दिया हो उसको लिखो और जितनी लगातार बोल रहा है उसको उसी से क्या कर दो, भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा? 5 छंग 30 होगा, 5 छंग 30 होगा। तो ये क्या है दोस्तों? ये आता है मिड का नंबर। तो बोला है सबसे बड़ी सम संख्या, 5 लगातार में बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक तो 68 हो जाएगा। ठीक है, एक कितना हो जाएगा? एक यहाँ पे हो जाएगा 70। ठीक है, इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आएगा 64, और इसके पहले क्या आएगा भाई? इसके पहले आ जाएगा 62। तो हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। और लगातार में कितनी हो गई? 5 हो गई। 1 2 3 4 5 लगातार है सम संख्या। 62 के बाद 64, 64 के बाद 66, 66 के बाद 68, 68 के बाद 70। तो इस प्रकार से। अच्छा, इस प्रश्न को आप x की वैल्यू भी रख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन आप उसको दूसरे तरीके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। आंसर हमारा 70 होगा। 5 लगातार सम संख्या मानने के लिए मैंने आपको बताया था कि लगातार सम संख्या मानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था x मानिए, क्योंकि हम योग निकाल रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। फिर x+2 होगा, x+4 होगा, फिर क्या होगा? x+6 होगा, x+8 होगा। हो गया 1 2 3 4 5 लगातार सम संख्या हो गई, और उनका योग कितना दिया हुआ भाई? 330। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि x को जोड़ेंगे टोटल 5x होगा, उसके बाद प्लस 4 2 6, 6 4 10 8 18 होगा। आप अच्छा लिख लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 330। अब ये 5x बराबर ये 330, 18 इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3। तो क्या हो गया? 5x बराबर 312। आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं x बराबर 312 बटे में 5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना बनेगा भाई? 5 छंग 30 बनेगा, 5 दूना 10 बनेगा। ठीक है, अच्छा कहीं गड़बड़ी हो रही है। कितना हो गया? 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 3। सही है। ये कितना आ गया? 62 आ गया। तो ये क्या आया है? ये आया है x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई है भाई? 62 आई है। हमसे बोला है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है भाई? यहाँ पे x+8, यही सबसे बड़ी संख्या है। तो ये है x, ये है +8। सबसे बड़ी संख्या है। x की वैल्यू कितनी आई है भाई? 62 आई है, प्लस ये 8 है, जोड़ेंगे कितना आएगा? 70 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पिछले वाले भी प्रश्न जो मैंने करवाया, आप उसको भी x की वैल्यू मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं पे ही फुल मतलब आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। पिछला वाला प्रश्न जो सॉल्व किया हम दोस्तों वो सम में था। यह क्वेश्चन हमारा विषम से है। क्या कह रहा है? 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ समझिए, इसको भी उसी तरीके से भी सॉल्व करेंगे, ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं, और इसको बेसिक से भी इसको सॉल्व करेंगे। जो संख्याओं का योग दिया हो उसको लिखो। 396 है, 396 लिखे, बटे में जितनी लगातार में बोले उसको उसी से भाग दे दो। कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 होगा, यानी 36 होगा, 3 6 छंग 36 हो जाएगा। तो भाई ये जो आया है, ये क्या आया है? ये मिड का नंबर आता है, हमेशा बीच की संख्या आती है। तो क्या कह रहा है? 6 लगातार विषम संख्या,
तो हमें तो सबसे छोटी पता करनी, इधर जाएंगे तो बड़ी होगी, इधर चले आइए। ये तो आया है 66, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 छंग 36, 3 बचा 6 छंग 36। अब चलिए यहाँ से आएंगे पीछे, कितना हो जाएगा ये, इसको सम में नहीं आना चाहिए, वैल्यू कुछ और होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई, इसके पहले आएंगे कितना होगा, ये होगा 65 हो जाएगा, ये होगा 64, ये होगा 63, ये होगा 61, ठीक है। अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे, 1 मिनट, यहाँ से 1 मिनट 1 मिनट, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए भाई, हमें तो विषम ही चाहिए। तो ये क्या होगा, 63 होगा, 3 इधर हो गए, और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे इसको वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे आया है 66। अब ये 66 जो है, 66 जो है एक सम संख्या है। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 66 किन दो विषम संख्याओं के बीच में आता है, किन दो विषम संख्याओं के बीच में आता है, तो वो आता है 65 और 67। 65 और 67 के बीच में 66 आता है कि नहीं आता, क्योंकि 65 66 फिर 67। अब यहाँ पे देखो, 65 के पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी, 63 हो जाएगी। 67 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी। 63 के पहले विषम संख्या क्या होगी, 61 होगी, और 69 के बाद क्या होगी, 71 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी हो गई, ये 3 हो गई और ये 3 हो गई, टोटल कितनी हो गई भाई, 6 हो गई, 6 लगातार, अब 6 लगातार ये हो गई। अब यहाँ पे जो है ये तो मिड नंबर, मैंने बताया कि हमेशा ये मिड नंबर होता है, हमेशा ये मिड नंबर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मैं एक्स की वैल्यू भी रख के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ ये बिल्कुल आंसर सही है। तो बोला है कि सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 61 होगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब इसको हम x की वैल्यू मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर 6 लगातार विषम संख्या आपको मानने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या मानेंगे, x+1, ठीक है, x+3, उसके बाद मानेंगे x+5, उसके बाद मानेंगे x+7, उसके बाद मानेंगे x+9, यही मानेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+11 का योग दिया हुआ है 396। कितना दिया हुआ है, 396, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यह हो जाएगा 6x। उसके बाद 3 1 4, 3 1 4 5 4 9 7 16, 16 9 कितना हो जाएगा भाई, 16 4 20 5 25, 25 में 11 जोड़ेंगे 25, 10 कितना हो जाएगा, 35 1 36, 36 हो जाएगा। और क्या है ये, 396। तो 6x इक्वल में क्या हो जाएगा, 396, इधर प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा, -36 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको 6x की वैल्यू निकालेंगे, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे कितना होगा, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये देखो कितना आ गया भाई, 60 आ गया। अब हमें क्या पता करना है, कि हमें पता करना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है कितनी, x+1 है। तो आप यहाँ पे लिखिए x+1, x की वैल्यू कितनी आई है, ये x की वैल्यू ही आई है 60, तो x की जगह पे आप 60 लिखेंगे, ये 1 आपके पास है ही, इसको जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 61 आ जाएगा यहाँ से। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई अगर विषम आती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे विषम संख्या में तो आपको बिल्कुल सम ही संख्या आएगा। तो आपको इस तरह से समझना होगा कि ये जो 66 आया है किन दो विषम संख्याओं के बीच में आता है, तो 65 और 67 के बीच में। और वैसे भी दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होता है। आप कोई भी दो विषम संख्या ले लो, उसमें उसके बीच में एक सम संख्या जरूर आएगी। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे आपने लिया लगातार में, आप ले रहे हैं लगातार में, जैसे आपने लिया दो विषम संख्या ले लिया लगातार में, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। और उसके मैंने क्या बोला कि दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होता है, इसके बीच में 2 होता है कि नहीं होता है, तो 2 क्या है, 2 एक सम संख्या ही तो है। और ले लीजिए 3 ले लीजिए, लगातार में विषम संख्या लीजिए 3 और 5, 3 और 5 लिए, दोनों विषम संख्या है, इसके बीच में क्या होता है, 4, 4 क्या एक सम संख्या है कि नहीं है। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है। तो वैसे यहाँ पे हमको समझना है कि ये 66 को किन दो विषम संख्याओं के बीच में आया होगा, 65 और 67। यहाँ से अब हम अपना लगातार बना सकते हैं संख्या।
विषम वाली। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बात को आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपका जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसके पिछले वाले जितने भी प्रश्न हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। कह रहा है 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं, ठीक है। ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ शानदार वाला। ना हमें यहाँ पे एल लेना है, ना कोई डिफरेंट यानी डी लेना है, ना ए का मान रखना है, कुछ भी ऐसा जो एनवा पद मान के क्वेश्चन को सॉल्व करता है ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तरीका सीखे। क्या कह रहा है 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो जो 100 है और ये क्या है 200 है ना, इसके बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कितने से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो इसको क्या कर दो भाई, 3 से विभाज्य कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। पॉइंटों में नहीं ले जाना है, जितना पूरा पूरा जा रहा है उसका बस उतने तक ले जाओ बस। क्या हो जाएगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 छंग 18, ये कितना हो गया 66। बस इन्हीं दोनों के बीच का अंतर ले लो, आपका आंसर सॉल्व। कितना हो जाएगा भाई 33। ऐसी 33 संख्या होंगी जो 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, ठीक है। बस आप लोगों का आंसर सॉल्व है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक तरीका है, ये ट्रिक आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आपको जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि भाई 100 एवं 200 के बीच या कुछ भी संख्या दे, उनके बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य या पूर्णतः विभाज्य हैं, तो ऐसी 33 ही संख्या होंगी जो 100 एवं 200 के बीच 3 से पूरी तरह से विभाज्य होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक प्रश्न और करवाता हूँ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 500 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 एवं 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। अब देखो एक वर्ड आ गया ना हमारे पास से, तो मैंने से का एक एलसीएम और एचसीएफ में एक तरीका अच्छे से क्लियर करवाया था कि जब भी से आता है प्रश्न में और संख्या दी हुई होती है और बोलता है कि पूर्णतः विभाज्य है, तो दिए गए संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः क्या होती है, विभाज्य होती है। तो हम क्या करेंगे भाई, 2, 3 और 4 का क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा यहाँ पे 12। अब ये 12 कैसे आया, आप यहाँ से इस प्रकार से भी इसको एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 1 और यहाँ से 3, 2 दूना 4 तिहाई, कितना हो जाएगा भाई 12। इस प्रकार से आ गया, तो एलसीएम बना 12। अब ये जो 12 आया है, जो कह रहा है संख्या 500 और 1000 के बीच। अब ये संख्या में पता चल गई ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज तो बताया था, यही मैंने बताया था। बस इसको भाग दे दो, कितना हो जाएगा भाई, 12 चौक 48 होगा, 2 बचेगा, 12 एकन्नम 12, ठीक है। आगे ले ही नहीं जाना है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 12 96 होगा, ठीक है। कितना होगा 4, 12, 12 तिहाई 36। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर ले लो, अंतर मतलब 83 में से 41 को माइनस कर दीजिए। बाकी जो संख्या बचेगी वो 2, 3, 4, 2, 3 एवं 4 से पूर्णतः विभाजित होगी 500 और 1000 के बीच। क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4। तो ऐसी 42 संख्या होगी जो 5 और 1000 के बीच जो 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी, ये नहीं कहने का मतलब 12 से विभाजित होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो सेम दिखने में वैसा है जैसे मैंने पिछला प्रश्न करवाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है आइए समझते हैं। क्वेश्चन में कहा 200 एवं 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 एवं 6 से पूर्णतः विभाज्य है,
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले से विभाज्य है, ठीक है। तो दिए गए संख्याओं का क्या करेंगे भाई, पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा, सबसे पहले बड़ी संख्या का तोड़ो, अभाज्य संख्या में 2 3 6 5 4 कैसे आएगा, 2 आपके पास है ही, 2 से और गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 2 3 6 5 30 दूना 60। अब ये जो 60 आया है 200 को क्या कर दो 60 से भाग दो, और इधर 600 को भी क्या करो 60 से भाग दो। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ये 0 0 कटेगा, 6 दाम 60। अब देखो ये वाली तो वैल्यू जो है पूरी कट गई, तो यहाँ पे गलती से भी आप 7 आंसर नहीं बताएंगे, यानी आप ऐसा नहीं बताएंगे कि 10 में से 3 गया 7। आप 7 क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वाली संख्या तो पूरी पूरी यहीं पे विभाजित होगी, तो एक संख्या तो कम ही हो जाएगी। तो यहाँ पे एक नोट कर लीजिए अच्छे से, अपनी कॉपी में नोट करो लो अच्छे से, कि जब वैल्यू पूरी तरह से कट जाए तो भागफल से 1 घटा लेंगे। एक क्या करेंगे भाई, घटा लेंगे। ये नोट आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो ये भागफल कितना आया भाई, जो वैल्यू कटी हुई है उसी को मैं माइनस करना है। तो 10 में 1 जब आप माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 9। अब इस 9 में से इस 3 को क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा 6। तो हमारा जो रियल आंसर होगा वो 6 होगा। 7 गलती से भी नहीं बताना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का सिर्फ यही एक मकसद है कि गलती से भी आप 7 आंसर नहीं बताएंगे। और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा शुरू में ही, उसका आंसर बिल्कुल 7 ही आया होगा, लेकिन 7 नहीं होगा 6 होगा। कैसे होगा मैंने वो बता दिया कि जब वैल्यू पूरी तरह से कट जाए तो भागफल में 1 घटा लेंगे, क्योंकि एक बार तो ये पूरी तरह से यहाँ से पूरा कैलकुलेट हो ही गया है, तो उसको तो हमें 1 माइनस करना ही पड़ेगा। और बाकी अगर नहीं होता है, जब वैल्यू पूरी नहीं करती है, तो बस सिंपल अगर यहाँ पे ये नहीं करता 10 में से बिल्कुल 3 घटा के हम 7 आंसर बता सकते थे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है, जो कि यहाँ पे शेषफल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या को 552 से भाग देने पर 142 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, ये हमें पता करना है। तो इसका एक कंसेप्ट तरीका याद रखिएगा, समझिएगा। क्या कह रहा है, 552 से भाग देने पर शेष कितना बचता है भाई, 142 बचता है। और वो कह रहा है कि अगर 24 से भाग दिया जाए, संख्या में अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। क्वेश्चन यहीं पे समझना है हमें, संख्या में 24 से भाग दे। अब वो संख्या कौन सी है जिसमें 24 से भाग देने पर शेष हमें प्राप्त करना है, शेषफल कितना प्राप्त कर, शेषफल कितना होगा। तो एक बात याद रखना, जब यहाँ वाली संख्या इस वाली संख्या में पूरी तरह से भाग चला जाए, जब ये वाली संख्या इस संख्या से पूरी तरह से कट जाए, विभाज्य हो जाए, तब आपको क्या करना है, इस वाली संख्या में यहाँ वाली संख्या का उसको भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा, नया शेषफल होगा। तो हमें वही हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसको चेक करो, क्या ये पूरी तरह से विभाजित होता है। अगर यहाँ से ऐसा विभाजित पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तब हमें यहाँ से यहाँ का भाग देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब उस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, CND जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 24 को पहले यहाँ पे भाग दो। 24 दूना कितना हो जाएगा भाई, 48 होगा। 48 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 55 होगा, यानी 72 हो जाएगा। 24 3 72, यानी पूरी तरह से भाग चला गया। तो अब क्या करना है, यहाँ 142 में इस 24 का क्या कर दो भाई, भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। 24 पंचे 120 हो जाएगा, और 120 होने का मतलब ये है, यानी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 142 है आपके पास, 24 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 120 होगा 2, ये कितना हो जाएगा 12। तो शेषफल कितना बच रहा है भाई, 12 बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा,
हमारा आंसर होगा, शेषफल कितना बचा भाई 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा आप ऐसा तरीका अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी सीख लीजिए कि अगर यहाँ वाली संख्या इससे पूरी तरह से भाजित हो गई, इसमें इसका भाग यहाँ पूरी तरह से चला गया, तो आपको क्या करना है कि नई संख्या बटे में जो आपको ये मतलब कितना दिया हुआ है, शेष बटे में क्या करना है, नई संख्या का भाग दे देना है। ये तरीका अप्लाई करना है। अगर यहाँ वाला तरीका यहाँ पे पूरी तरह से अप्लाई होता है तब, यानी 24 का भाग ये पूरी तरह से 552 को काट देता है, तब आपको क्या करना है, इस तरीके को अप्लाई करना है। शेषफल कितना है भाई, 142 है। ठीक है, नई संख्या क्या है आपके पास, 24 है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका शेषफल कितना बचेगा, 12 बचेगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 22 होगा। थोड़ा आप इतना तो घटा ही सकते हैं, ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।